अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा पेडागोजी सीरीज़ का जो है वो जो कर रहे थे उसका आज लास्ट पार्ट है। पहला सवाल है, फॉर द पर्पस ऑफ कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट अ टीचर शुड, कि कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट के लिए टीचर्स को जो है वो क्या कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए। कंसीडर स्कोर बेस्ड ऑन करेक्ट आंसर ऑन अ क्विज़, कि आप अगर कम्प्रीहेंसिव यानी मुकम्मल, जैसे कहते हैं होलिस्टिक असेसमेंट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए जो बच्चों को जो आपने क्विज़ दिया है, जो टेस्ट दिया, उसके करेक्ट आंसर देखें, इससे पता चल जाएगा। या जो उन्होंने गलतियाँ की हैं वो देखें। या थर्ड है, कंसीडर आउटकम एज वेल एज प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट, कि आप उसकी आउटकम को भी मद्देनज़र रखें लेकिन उसके लर्निंग के प्रोसेस को भी देखें कि उसने सीखा कैसे है, वो देखें। ये यूज़ स्टैंडर्डाइज टेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट। अब देखें यहाँ पेडागोजी की दुनिया में के अंदर स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है ना, इसको पेडागोजी के में हम जो है इग्नोर करते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट ऐसा होता है कि जिसके अंदर तमाम बच्चों के लिए एक ही टेस्ट होता है, यानी एक ही लाठी से सबको हाँका जाता है। हालांकि जो है वो लर्निंग मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ हो सकती है, मुख्तलिफ लोगों का एक्सप्रेस करने का स्टाइल मुख्तलिफ हो सकता है। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होता है ये पेडागोजी की दुनिया के अंदर इतना ज़्यादा जो है इसको अफादियत, इसको जो है वो वेटेज नहीं दी जाती। ये इस तरह और स्कोर पे, तो इसके दरमियान जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है कि आउटकम भी देखनी है हमने कि उसने बच्चे ने, लेकिन ये भी देखना है कि वो लर्निंग का प्रोसेस कैसे था, वो किस तरह के स्कूल से, किस तरह के टीचर से, किस तरह के करिकुलम को किस तरह पढ़ के आया है। ये चीज़ें हमने देखनी हैं। फिर हमने उसके बाद मार्क्स का जो आउटकम, उसकी अचीवमेंट है, हमने उसको देखना है। तो यहाँ जो आपके पास ऑप्शन ठीक होगा वो हमारे पास ऑप्शन ठीक होगा, ये वाला ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर, आप एलिमेंट्री के स्कूल टीचर हैं यानी आप मिडिल स्कूल में पढ़ाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटजी विल यू यूज़ इन द क्लासरूम टू असिस्ट चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, आप कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी अपनाएंगे जब आप बच्चों को, जो डिसेबल लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों को पढ़ाएंगे। कंस्ट्रक्ट टेस्ट रिक्वायर मैक्सिमम राइटिंग, आप एक ऐसा टेस्ट बनाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। अब देखिए आपके सामने बच्चे डिसेबल बैठे हैं तो क्या आप ज़्यादा राइटिंग वाला टेस्ट देंगे, यानी ये वाला तो जो है ना जवाब सीधा गलत हो गया है। अच्छा, कीप हैंड राइटिंग एज अ क्रिएशन फॉर एवेलुएटिंग असाइनमेंट, हम देखेंगे जी हाँ जी हैंड राइटिंग कैसी है, हैंड राइटिंग की बुनियाद पे हम जो एसेस करेंगे। भाई जब वो हैं स्पेशल तो फिर हैंड राइटिंग। अवॉइड स्पेलिंग एज अ क्राइटेरियन फॉर एवेलुएटिंग असाइनमेंट, कि हमने जो है ना वो स्पेलिंग, क्योंकि वो स्पेशल बच्चे हैं और लर्निंग डिसेबिलिटी है उनके अंदर, तो अगर उनकी कोई स्पेलिंग की मिस्टेक आती है तो हम उसको अवॉइड करेंगे, ये ठीक हो सकता है। डिक्रीज़ द टाइम अलाउड, भाई उनको जो राइटिंग का टाइम है वो कम देंगे बल्कि उनको ज़्यादा देना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, करेक्ट क्या है। आस्क क्वेश्चन के पहले आप सवाल करो, फिर ऑब्जर्वेशन करो। अब देखो सवाल, ऑब्जर्वेशन पहले होती है, सवाल से पहले होती है, फिर सवाल होता है, फिर एक्सपेरिमेंट, फिर कंक्लूजन। अब यहाँ बी है ऑब्जर्वेशन, आस्क क्वेश्चन। देखिए अगर आप क्वेश्चन भी कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन, फिर हाइपोथेसिस कहाँ से आ गई, हाइपोथेसिस यही तो होती। अब ये वाली चीज़, मतलब यहाँ पे ऊपर वाले तो वैसे एक जो है ना पहले उसने आस्क क्वेश्चन फिर ऑब्जर्वेशन कर दिया, हालांकि आस्क क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट होता या सिर्फ ऑब्जर्वेशन अकेली होती। यहाँ पे बी के अंदर ऑब्जर्वेशन, आस्क क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे जो है वो ऑब्जर्वेशन होती है, आस्क क्वेश्चन, आप तीनों तो एक ही तरह की चीज़ें हैं, ये कहाँ से आ गया। थर्ड है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, ठीक है जी, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं फिर गैदर डाटा करते हैं। अब क्या बताएं कि डाटा गैदर करने के बाद हाइपोथेसिस बनाई जा सकती है, भाई हाइपोथेसिस पहले होगी, डाटा बाद में गैदर करेंगे। आप पहले डाटा ले लें आवाम से फिर आप हाइपोथेसिस बनाएं, ये गलत होगा। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, फिर हाइपोथेसिस बनाएं, फिर उसकी बुनियाद पर डाटा इकट्ठा करें, फिर एक्सपेरिमेंट करें, ये ठीक है, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ह्यूमनिस्टिक थ्योरिस्ट। देखो सिगमंड फ्रॉइड जो था ना ये तो था साइको एनालिसिस का था, ठीक है, ये गलत हो गया। आइवन पाब्लो बिहेवियरिस्ट था, ठीक है, और ये गलत हो गया इधर। और ऑन बैक का मुझे पता कोई नहीं है। कार्ल रॉजर्स जो है ये ह्यूमनिस्ट था, कार्ल रॉजर्स और वो अब्राहम मास्लो, ये जो थे ना ये दोनों ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ माइंडसेट। देखिए थ्योरी ऑफ माइंडसेट बताती है कि हमारी जो आउटकम के हवाले से बनाती है, और जिसको ना दो टाइप के अंदर तकसीम किया गया हुआ है। एक तो इसके अंदर कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वो होता है कि जो
जो यानी कि चेंज स्टॉप कांट भी चेंज, यानी ये ऐसे लोग होते हैं जिनको तब्दील नहीं किया जा सकता, ठीक है। दूसरा इनके अंदर ग्रोथ होता है। फिक्स माइंड ओनली ब्रिंग फेलियर, कि अब ये देखें यहाँ पे भाई फिक्स माइंडसेट हमेशा फेलियर लेके आएंगे। समटाइम कभी कभी बंदा फिक्स माइंडसेट के साथ निकल भी जाता है तो हमेशा फेलियर नहीं होगा। फिक्स ग्रोथ माइंडसेट डिफाइन इंटेलिजेंस, ग्रोथ माइंडसेट होता है इंटेलिजेंस डिफाइन करता है। ये भी बात कोई नहीं, ग्रोथ माइंडसेट तो फिर वो इंटेलिजेंस इसे पता चल जाएगी। अच्छा, ग्रोथ माइंडसेट जो होते हैं ना, ये आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। ये जो है ना जो चीज़ें क्या आप कह सकते हैं कि फेलियर एज माइनर देखते हैं और अपॉर्चुनिटी आगे आगे निकलने की, आगे बढ़ने की इनके अंदर ख्वाहिश होती है। तो ये ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। बात एक वाली भी ठीक है कि ये अपने आप को चेंज नहीं करते फिक्स माइंड सेट वाले। तो स्टॉप्स माइंड सेट स्टॉप्स कांट भी चेंज, अब स्टॉप्स का वर्ड यूज़ कर दिया है ना, पता नहीं उसका क्या, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। नेक्स्ट, स्टूडेंट हु डिस्टर्ब अदर्स इन क्लासरूम आर लाइकली टू हैव डैश टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल। देखिए, आप बच्चा स्टूडेंट जो है ना वो अपने दूसरे क्लास फेलोज को तंग कर रहे हैं क्लास में, तो फिर काइनेस्थेटिक होगा, टेक्टाइल, ऑडिटरी, विजुअल। अब देखिए, लर्निंग स्टाइल एक मुनफरद चीज़ है। कोई बंदे ऑडियो, कोई विजुअल, कोई काइनेस्थेटिक, मुख्तलिफ लोगों की लर्निंग की कैपेबिलिटी, एबिलिटी, इंटरेस्ट मुख्तलिफ होता है। और ये जो तंग करना है, बच्चों को डिस्टर्ब करना है, अब इसका इसके साथ क्या ताल्लुक़ है? ये सवाल ही गलत है। ये सवाल ही गलत है कि अब इसका क्या ताल्लुक़ है कि एक बच्चे की लर्निंग जो उसका स्टाइल है और उसका बच्चों को तंग करने का स्टाइल क्या है, ये इसका ताल्लुक़ ही कोई नहीं, अलग अलग चीज़ें हैं। मेरा तो इसमें कोई आंसर नहीं मुझे सही लगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे क्या आता है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ कल्चरल टूल दैट ऐड एंड चेंज और फंक्शन एज पर लेवगार्ड्स की थ्योरी। वेगार्ड्स की थ्योरी को मद्देनज़र रखना है हमने। देखें, क्या वेगार्ड्स की थ्योरी के अंदर स्कीमा की बात होती है? नहीं होती ना। तो स्कीमा 4 है। अब 4 वाले जो ऑप्शन है उनको मैं पहले क्रॉस कर देता हूँ, क्योंकि स्कीमा की बात वेगार्ड्स ही करता ही नहीं है। ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, मैंने काट दिया। अब पीछे देखते हैं, ये 3 आ गए। लैंग्वेज की बात वो करता है, हाँ बिल्कुल लैंग्वेज की बात करता है वो। अब यहाँ पे जहाँ 2 वाला ऑप्शन है वो ठीक कर, अब ये देखिए, अब बी वाले ऑप्शन में कोई 2 है नहीं है ना, तो सी वाले में है, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। इस तरह करके हमने क्रॉस करना है कि कौन सी चीज़ें हम निकालते जाएँ, किस चीज़ को हम फाइनल में टच कर लें, ठीक हो गया। तो इस तरह करके इस तरह के सवालों का आपने इसी तरह हल करना है। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग पेडागोजिकल प्रिंसिपल वुड नॉट बी एडवोकेटेड बाय लेवगार्ड्स। कौन सी बात वेगार्ड्स की नहीं की? ये जो रिवार्ड और पनिशमेंट की बात है, ये बिहेवियरिज्म हमारे करते हैं, वेगार्ड्स की नहीं की, ठीक है। वो कहता है कौन सी बात वेगोट्स्की ने नहीं की, तो हम इट मीन ये बात वेगोट्स्की ने नहीं की, इधर ठीक हो गया। सोशल की बात तो वेगोट्स्की करता है, कोऑपरेटिव की बात भी वेगोट्स्की करता है, कल्चर टूल की बात भी करता है, तो वो पहला ऑप्शन ठीक होगा। उसके बाद जी अगला सवाल है, विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रमोटेड बाय द एडवोकेट्स ऑफ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग। ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं जो कहते हैं कि सोशियो कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी से बच्चा सीखता है, कौन सी बात जो ना वो नहीं करते। कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर की बात वो करते ही नहीं है कंस्ट्रक्टिविस्ट वाले। तो यहाँ नाट की बात की है, तो ये आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। देखिए, डिस्कवरी लर्निंग भी और स्कैफोल्डिंग कल्चर, ये सारी बातें तो वो करते हैं, ठीक है, हमें नाट की बात करनी थी हमने। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, वन ऑफ द चीफ क्रिटिसिज्म ऑफ लॉरेंस को, को इसलिए किया गया था कि ये फेमिनाइन पर्सपेक्टिव के अगेंस्ट था। मतलब इसने जो है ना वो जो डाटा लिया, वो हाइंस डायनामा जो इसने बयान किया, वो मेल के, इसके सारे तजर्बात मेल के ऊपर थे। हालांकि वो कहते हैं कि फ़ीमेल की भी अपनी सोच होती है, फ़ीमेल को इसने इग्नोर किया, तो ये इसके ऊपर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लर्निंग एम्फसाइजेस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ। अब सोशियो कंस्ट्रक्टिव इसके अंदर रिवार्ड पनिशमेंट की बात तो होगी नहीं। स्टैंडर्डाइज असेसमेंट कहते हैं, मैंने कब बताया था कि वो उसकी मुखाफल होती है। ये कल्चरल कंटेक्स्ट ठीक होगा, कल्चरल कंटेक्स्ट ठीक होगा, क्योंकि देखें सोशियो की बात आ गई ना, तो कल्चर, सोशल कल्चर वो इसके रिलेट करता है, तो इसी आंसर पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लर्निंग एम्फसाइजेस इंपॉर्टेंस ऑफ, ये पुराना वही सवाल आ गया। सोशियो कल्चरल कंटेक्ट्स ऑफ स्टडीज़। अच्छा, सोशियो कल्चरल है, इसका क्या रोल है? हैज़ मिनिमल रोल इन लर्निंग प्रोसेस, नहीं यार, ये अच्छा खासा रोल होता है। हैव नो रोल, गलत बात है। प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल, शुड बी इग्नोर्ड, नहीं, गलत बात है। यानी ये जो सोशियो कल्चरल है, इसकी बड़ी अहमियत है लर्निंग के अंदर। नेक्स्ट सवाल है, इफ़ अ चाइल्ड
फेल्स टू परफॉर्म वेल इन द क्लासरूम टीम लीडर ट्रस्ट बिलीव। अगर एक बच्चा क्लासरूम में फेल होता है तो क्या चीज़ हमें जो है ना वो पता चलती है। देयर इज़ नो नीड टू रिफ्लेक्ट, भाई रिफ्लेक्ट तो करना चाहिए कि वो उसकी क्या वजह है कि वो ये सवाल यहाँ पे गलत हो गया। चिल्ड्रन आर बर्न विद सर्टेन कैपेबिलिटी डेफिशिएंट, हमें पता होना चाहिए कि कुछ लोग जो है ना वो ख़ास तरह की सलाहियतें लेके आते हैं, किसी हद तक हम ठीक कह सकते हैं। देयर इज़ नो नीड टू रिफ्लेक्ट, ये फिर वो गलत आ गया जहाँ नो नीड की बात कर दी गई। देयर इज़ नीड ऑफ टू रिफ्लेक्ट, ये सॉरी ये नीड था, नीड टू रिफ्लेक्ट अपॉन द सिलेबस पेडागोजी असेसमेंट प्रोसेस। तो ये वाला किसी हद तक ठीक हो सकता है। देखें ना कि हमें देखना चाहिए अपने सिलेबस को, पेडागोजी को, असेसमेंट को, प्रोसेस को, और उसके अलावा बच्चे को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि उसकी कैपेबिलिटी। यहाँ पे देखें इन दोनों के अंदर ऑप्शन में ना कुछ एक हो सकता है इन दोनों में। ये भी अगर वो कम परफॉर्म कर, लेकिन अब मुसलसल कम परफॉर्म कर रहा है, ये इसका मतलब है कि वो पहले ठीक परफॉर्म करता था अब नहीं कर रहा। इफ़ अ चाइल्ड फेल टू परफॉर्म वेल, अगर मतलब पहले इन द क्लासरूम अब वो ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा क्लास में, तो किस तरफ उसको लेके जा रहा है। तो हमें ये देखना चाहिए कि ये जो सिलेबस है पेडागोजी सिस्टम ये कैसी है, ये कुछ बेहतर आंसर इसका होगा। इफ़ नवीन फेल इन एग्ज़ाम, अगर नवीन एग्ज़ाम के अंदर फेल हो जाए तो फिर इसका क्या मतलब है, नवीन हैज़ नॉट फिट फॉर स्टडी, को स्टडी के लिए फिट नहीं है। हमने फिट क्यों करार देना किसी को। ठीक है, प्राइवेट ट्यूशन वाली बात करना, मेमोरीज़ वाली बात करना गलत है, ये करना हमने। अगर एक बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब पूरा सिस्टम फेल होता है। सिस्टम कैसे बना, बच्चा फेल ना हो, उसको पढ़ाना ही नहीं सही चाहिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया के अंदर बहुत लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। और उसके अलावा एज प्राइमरी लेवल, ये इसको छोड़ दें, इंडिया के रिलेटेड है। इन एजुकेशनल प्रोसेस ऑफ चाइल्ड इज़ फॉलिंग डे बाई डे, वट इज़ द मेन रीज़न। तो अगर एक जो है वो एजुकेशनल प्रोग्रेस मुल्क के अंदर जो लो हो रहा है इसकी वजह क्या है, पेरेंट्स का केयरलेस नहीं, पेरेंट्स का क्या इससे, ये इज़ रॉन्ग कंपनी गलत है, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, ही इज़ डिविजनल। मैं ख्याल ये लाइक द टीचर, यानी टीचर्स अच्छे होंगे तो जो है ना वो एजुकेशन के अंदर प्रोग्रेस होगी। बच्चे टीचर्स को लाइक ही नहीं करते हैं। अ टीचर कीप्स डे टू डे रिकॉर्ड, जो डे रिकॉर्ड होता है इन रिटर्न फॉर्म के अंदर, और ऑब्जर्वेशन वगैरह लिखते हैं उसके अंदर, और चीज़ें टीचर जो कर रहा होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है जिसके टीचर स्टूडेंट का बिहेवियर रखता है, नोट करता है, कॉन्फिडेंशियल होता है, तो ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है। एंड अनीता मॉम फील्स गुड अबाउट द मैथमेटिक एप्लीकेशन, वो मैथमेटिक एप्लीकेशन जो टीचर ने रेकमेंड की थी वो बच्ची इंस्टॉल करती है, मदर खुश होती है। उसके अंदर बताया गया कि पेडागोजिकल वैल्यूज़, पेडागोजी का मतलब क्या होता है, टीचिंग टू चिल्ड्रन। तो प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, टीचिंग प्रैक्टिस करना, एक्टिव इंस्ट्रक्शन, ये वाला स्टडी ऑफ हाउ नॉलेज, किस तरह हमने नॉलेज देना है, किस तरह पढ़ाना है। तो ये बेहतरीन आंसर इसका बनाएगा। ठीक है, उसके बाद जी हमारा अगला सवाल है, एज अ टीचर यू हैव कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी एंड क्लासरूम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट बाय यूजिंग अप्रोप्राइट टास्क एंड चेक लिस्ट। यानी आपने बच्चे को साथ असेस करने चेक लिस्ट भी बनाई है, अप्रो टास्क भी बनाए हैं, तो ये सारे असेसमेंट में आएंगे। ठीक है, असेसमेंट मतलब होता है सारा डाटा इकट्ठा करना, ये सारा कुछ असेसमेंट के अंदर आएगा। अच्छा जी, स्लो लर्नर में फेस, स्लो लर्नर जो होता है इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस थॉट, ठीक है, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट इन द क्लास, तो ये ए एंड बी जो है इसका ठीक होगा। हाइपर आइडेंटिसेक्टिव, ये तो वो होता है चलाक बच्चे, जहीन बच्चों के लिए होता है। द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल थ्रू हिज ओन एफर्ट्स टू डिस्कवर डेवलप हिज पोटेंशियलिटी इन ऑर्डर टू बेटर एडजस्ट टू इन्वायरमेंट। या एडजस्टमेंट की बात होती है ना, वो गाइडेंस होता है कि अपने इन्वायरमेंट के अंदर सही एडजस्ट कर जाए, तो ये इसको हम गाइडेंस बोल रहे होते हैं। लास्ट सवाल है, लास्ट टू क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल थ्रू हिज ओन एफर्ट टू डिस्कवर एंड develop his potential in order to better adjust in environment, वही पहली बात आ गई। इफ़ majority of student in your class are weak, अगर बच्चे बहुत ज़्यादा मेरी क्लास के अंदर वीक है तो मुझे क्या करना चाहिए, कीप योर स्पीड ऑफ टीचिंग फास्ट, मुझे और ज़्यादा स्पीड से पढ़ाना चाहिए, तो बात गलत हो गई जी। कीप योर टीचिंग स्लो, भाई स्लो हो जाऊँ मैं पढ़ाने में। नॉट केयर अबाउट द इंटेलिजेंस स्टूडेंट, गलत है। कीप योर टीचिंग स्लो अलॉन्ग विद सेमेस्टर, स्लो भी रहें और जो इंजीनियर्स हैं जो वो बोर ना हो जाए, उनको कुछ अच्छा भी बताते रहें। तो ये हमारे पास जो है वो ठीक आंसर हो सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। ये पेडागोजी ख़त्म हो गया, अब कुछ और पेपर हम करेंगे।